हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्लास 10 का और उसमें जो फर्दर पार्ट है उस चीज़ को हमें देखना है प्रॉपर्ली। तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास तक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तक देख लिए थे, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे अपन ने कवर कर लिए थे। आज जो है आज के लेक्चर में हमें रिमेनिंग 2 पार्ट कवर करना है, यानी कि एरियाज रिलेटेड टू आपका सिमिलर ट्रायंगल्स जो है उसका अंडर जो भी टॉपिक्स आएंगे उस चीज़ को, और पाइथागोरस थ्योरम जो है उस पार्ट को कवर करना है। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कि एरिया के अंडर पे जो थ्योरम है वो क्या स्टेट करता है ना। बेसिकली देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, मतलब ये दोनों आपस में तो सिमिलर ट्रायंगल है, अभी इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, AB बाई PQ होल स्क्वायर, BC बाई QR होल स्क्वायर और इक्वल टू AC बाई PR होल स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। बस वही है आपका थ्योरम और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछ सकता है ये अच्छे से। और इसके बेस में जो भी एप्लीकेशन वगैरह देखते हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रूफ में ध्यान करूं तो अगर प्रूफ में आप सबसे पहले सोचने का प्रयास करो कि सर मुझे एरिया के ऊपर काम करना है। यहाँ पे अगर मुझे एरिया के ऊपर काम करना होगा यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होगा, बिकॉज मुझे अगर एक ट्रायंगल का हाइट ही नहीं पता तो मैं उसका एरिया कहीं ना कहीं निकाल नहीं पाऊंगा। वो चीज़ आप समझते हो, अभी तक आप निकाल नहीं पाओगे, आगे जाकर के शायद आप और कुछ पढ़ लो और उसके बाद एंगल वगैरह कंसेप्ट यूज करके आप एरिया निकाल दो। बट अभी तक अगर मैं बोलूँ तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही पता है। ठीक है, तो जब तक हाइट पता नहीं चलेगा तब तक काम नहीं होगा। इसीलिए आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किए, दोनों ट्रायंगल में दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ना, जो ऑपोजिट साइड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसीलिए देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका कंस्ट्रक्शन, उस चीज में आपने देखे होंगे कि यहाँ पे आपने क्या किए कंस्ट्रक्शन में, फॉर फाइंडिंग एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स वी ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AM एंड PM ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो अभी ये पार्ट है आपका प्रूफ, ये प्रूविंग वाला पार्ट है। अब इस पार्ट में ध्यान से देखो, आपको क्या है, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, क्या होगा, हाफ इंटू AM इंटू BC, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, क्या होगा, हाफ इंटू PN इंटू QR। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। वैसे के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, BC इंटू AM बाई QR इंटू PN हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN को पकड़ लेते हैं, है ना। यहाँ पे आपको एंगल B और एंगल Q जो है वो पहले से इक्वल पता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, आप जानते हो। चलो उसके बाद अगर मैं सोचूं कि आप बाय कंस्ट्रक्शन आपको ये पता है कि AM जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और PN जो है वो कहीं ना कहीं QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर इस प्रकार के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी 90 होगा, मतलब एंगल AMB और एंगल PNQ जो है वो भी इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गया, इन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। या फिर आप सिर्फ दो एंगल का कंसेप्ट से A सिमिलरिटी से बोल सकते हो ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज AB बाई PQ जो होगा वही क्या हो जाएगा आपका AM बाई PN के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद जाकर के आप ये सोच सकते हो कि पहले से तो आपको ये पता था कि ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR ये दोनों के दोनों सिमिलर है, मतलब AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR था। ये चीज आपको पता है। अभी बस प्रूफ ही हो गया लगभग। आप ध्यान से देखो कि इस जगह से जो आपको रिलेशन था ये BC बाई QR था और ये AM बाई PN है। अभी BC बाई QR का वैल्यू यहां से मिल गया AB बाई PQ, ठीक बात है, और AM बाई PN का वैल्यू यहां से मिल गया AB बाई PQ। तो दोनों के जगह पे अगर AB बाई PQ लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कहीं ना कहीं AB बाई PQ का होल स्क्वायर। और एज आपको ये पता है कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR, तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा वो तीनों ही साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। समझ में आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हो। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं आराम से। और इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो भी काफी ज्यादा ये अप्लाई किया जाएगा बहुत जगह पे। ठीक है, तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसका स्टेटमेंट का तो आगे कहानी जो है
वो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या क्या आता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फेमस थ्योरम है, आप सभी जानते हैं, इसका स्टेटमेंट पहले से आप पढ़ के आए हो, बट प्रूफ किए हो या फिर नहीं, क्लास 8 के सिलेबस में तो था आपका। अब किए हो या नहीं वो आप भी जानते हो, अगर किए हो नहीं किए वो अलग बात है, बट अभी आपका सिलेबस में है, टेक्स्ट बुक में करना पड़ेगा, कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था देख लेते हैं सबसे पहले। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं टू द ऑपोजिट साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, देन बोथ द साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, दो ट्राइंगल जो जनरेट होगा वो दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर होगा। कहना मतलब कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिगर बना के समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल ये है, इस राइट एंगल का वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं बीडी, तब जाकर के इस परपेंडिकुलर के दो ऑपोजिट साइड में दो ट्राइंगल जो जनरेट हो रहा है वो दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी के साथ क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट इज ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल सीबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूं तो कुछ इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हो कि इस ट्राइंगल एडीबी और सीबीडी में क्या हो सकता है, देखो कि ये 90 डिग्री है, एडीबी और एबीसी का बात कर रहा हूं, ये 90 है ना, ये 90 है। देखिए एडीबी और उधर में एबीसी का बात कर रहा हूं, बी 90 है, इधर बी 90 है या नहीं है। और एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है ना दोनों में, और बी इधर परपेंडिकुलर है और इधर बी परपेंडिकुलर है, तो एंगल ए और एंगल ए इक्वल हो गया, एंगल डी एंगल बी इक्वल हो गया, तो ए सिमिलरिटी से बोल सकते हैं ना ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा, बराबर। सिमिलरली अगर सीबीडी का बात करें तो वही लॉजिक से बोल सकते हैं कि सीबीडी और एबीसी भी बराबर सिमिलर होगा। तो अगर सीबीडी एबीसी के साथ सिमिलर है और एडीबी भी एबीसी के साथ सिमिलर है, तो कहीं ना कहीं अपन ये बोल सकते हैं कि एडीबी सीडीबी और एबीसी तीनों के तीनों सिमिलर ट्राइंगल है एक दूसरे के। बस वही चीज है आपका पाइथागोरस का मेन स्टेटमेंट, और उसी चीज के आधारित वो निकल जाता है जो इतना दिन से आप याद करके काम चलाते आ रहे हो कि एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किया तो वो ऑपोजिट रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर का समेशन के इक्वल हो जाता है। दैट इज, देखो इन ए राइट ट्राइंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा जाता है आपको ये लिखने के साथ साथ कंक्लूजन में ये लिखना होगा, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज किसके ऊपर डिसाइड होता है, हाइपोटेन्यूज उस चीज के ऊपर डिसाइड होता है कि अपन राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल किसको मान रहे हैं, जो राइट एंगल है जस्ट उसका ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो वी आर गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये मानना पड़ेगा आपको, इसको आप सी ए कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने बी मान लिया, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो एसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीज, एसी क्या हो जाएगा बोलो, एसी हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रूफ करना है कि एसी स्क्वायर जो है वो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे, अब जानते हो कि यहाँ पे एल्टीट्यूड का काम होगा, बिना एल्टीट्यूड का, क्योंकि इस थ्योरम में वही तो चीज आप सीखे हो ना कि ये राइट एंगल का वर्टेक्स से आपने ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। अगर ड्रॉप कर देते हो तो अभी आपको क्या पता चला, एबीडी एबीसी के साथ सिमिलर होगा, तो सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, एडी बाई एबी इज इक्वल टू एबी बाई एसी, लिख सकते हो आराम से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एबी स्क्वायर इक्वल टू एडी इंटू एसी आ गया। सिमिलरली आपको ये पता है कि बीटीसी भी एबीसी के साथ सिमिलर होगा, तो सीडी बाई बीसी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कहीं ना कहीं बीसी बाई एसी के इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बीसी स्क्वायर इक्वल टू सीडी इंटू एसी आ जाएगा। आराम से आप प्रूव कर सकते हो। अभी बोलोगे सर कौन सा दो करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, वो आपको कैसे समझ में आएगा, वो आप 3 लिख दो और लिख करके देख लो कि अकॉर्डिंग टू प्रूफ करने के लिए जो जरूरत है। बेसिकली आपको एक साइड में एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर रखना है ना, तो एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर जहां से मिल रहा है वही दोनों साइड आप करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, काम खत्म। समझ में आ रहा है ना, तो उस प्रकार से सोचना है। बच्चे पूछते मेरे को डाउट, आपने 2 ही क्यों लिए, 3 को क्यों लेंगे, साथों साथ उसका एक्सटेंड अगर कर देते तो क्या होता। मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंड करके आप देख लो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप एक्सटेंड करके देख लो, फिर आपको एबी स्क्वायर और एसी स्क्वायर चाहिए ना,
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करके उधर सॉल्व करके AC स्क्वायर निकालोगे, तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जहां से मिल रहा है उन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड को आप कंसीडर कर लो। ग्राफ में आप तीनों ही लिख के देख लो, कोई इशू नहीं है उसका। तो BC स्क्वायर का वैल्यू ये मिल गया, कहीं ना कहीं अपन अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपका दिस प्लस दैट। तो यहां से कहीं ना कहीं ऐसे अगर कॉमन आ गया तो ये CD प्लस AD हो गया, अगर ये CD प्लस AD हो गया तो ये हो गया आपका AC, तो AC इंटू AC कितना हो गया, AC स्क्वायर हो गया। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं अपन इस प्रकार से इस पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। बड़ा ही सिंपल सा चीज है। ठीक बात है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आता है हमारा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका कन्वर्स क्या है वो भी देखना पड़ेगा। इसका कन्वर्स है, इन ए ट्राइंगल if the square of one side is equal to the square of the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle। अगर इस फर्स्ट साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है तो इस फर्स्ट साइड के ऑपोजिट एंगल जो होगा वो एक राइट एंगल होगा। तो कहीं ना कहीं अभी आपको ये गिवन है कि AC स्क्वायर का वैल्यू जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, वो आपको गिवन है। अभी प्रूफ आपको करना है एंगल भी 90 डिग्री। अभी यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ना थोड़ा अजीब सा चीज अपन यूज करेंगे। देखो क्या कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करें, तो अपन ने एक और ट्राइंगल मान लिया जो अपने आप में पहले से एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें तो अभी प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल, हमने एक और ट्राइंगल मान लिया जो ये पहले से राइट एंगल होकर बैठा है। बोले कैसे, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखो वी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q सच दैट PQ इज इक्वल टू AB एंड BC इज इक्वल टू QR। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो आपको इस जगह पे याद रखना होगा कि हमने ABC को राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए एक और राइट एंगल ट्राइंगल PQR ले लिया जहां पे PQ AB के इक्वल है और QR BC के इक्वल है। तो फायदा क्या होगा सर, बोलो यहाँ पे एक बार ये समझा दो फायदा क्या होगा। फायदा ये हो रहा है कि अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो। अगर लगाओगे तो क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, PR स्क्वायर के इक्वल होगा। और PQ को AB लिख सकते हो, QR को BC लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। बट आपको पहले से ये यहां पे पता था कि ये चीज गिवन था कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 1 और 2 से आपको क्या मिल गया, AC और PR इक्वल मिल गया ना। AC और PR जो थर्ड साइड बाकी था वो इक्वल मिल गया। अभी कंस्ट्रक्शन में तो आपने मान ही लिए कि AB PQ इक्वल है, BC QR इक्वल है और प्रूफ कर दिए कि AC PR इक्वल है। तो S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गया भाई, कॉन्ग्रुएंट बन गया। अगर कॉन्ग्रुएंट बन गया तो बाय सिंपलिसिटी आप बोल सकते हो ना सारे एंगल्स इक्वल होगा, मतलब एंगल B भी एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। अगर एंगल Q और एंगल B इक्वल है तो आप जानते हो पहले से ही एंगल Q 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब फर्स्ट साइड AC जो हाइपोटेन्यूज है उसका ऑपोजिट वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अपन पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा आपका ट्राइंगल चैप्टर का ओवरऑल थ्योरम। उससे ज्यादा और कोई थ्योरम नहीं है। बेसिक फंडामेंटल्स जितना है वो मैंने सारी चीज आपको बता दी। अभी जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस बाकी है हमारा करना एनसीईआरटी से, वो हमारा एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है और पाइथागोरस के ऊपर बेस्ड है। कुछ प्रकार की क्वेश्चंस जो है वो हम करने के बाद जाकर के आगे आज का लेक्चर खत्म करेंगे, इसके साथ साथ चैप्टर भी खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हाँ, तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में अपन ये बोल रहे हैं कि इन फिगर नंबर 1 द सेगमेंट XY इज पैरेलल टू द साइड AC of triangle ABC and it divides the triangle into two equal parts in equal areas, that is two parts of equal areas. We have to find the ratio AX upon AB। तो कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि एरिया का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। इस लाइन को पढ़ के ही मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे एरिया का कुछ ना कुछ थ्योरम अप्लाई होने वाला है। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि कहानी जो है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो ये बुक्स की क्वेश्चन है, मैं आपको सारे एनसीईआरटी के सवाल है, मैं आपको प्रॉपर्ली मैं दिखा के दे रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं ना। उतना अच्छे से शायद इतने सारे क्वेश्चन को उतना अच्छे से डिटेल में एक एक चीज को लिख के देना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो लिखने का काम आप खुद करोगे, बट मैं आपको डिटेल में समझा के दूंगा। जहां पे मुझे लगेगा कि नहीं लिखना जरूरी है उस जगह पे लिख के दूंगा। अदरवाइज मैं आपको सफिशिएंट क्वेश्चन लिखते कैसे ज्योमेट्री को सिखा चुका हूँ, वो आप अभी कर सकते हो। आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी असम्पशन लेते हो वो फर्स्ट पार्ट में आता है। सेकंड पार्ट में आपका टू प्रूव वाला सेक्शन आता है। थर्ड पार्ट में आता है अगर आपका ज्योमेट्री में किसी कंस्ट्रक्शन का जरूरत है
तो वो कंस्ट्रक्शन आएगा, और लास्ट पार्ट में आपका प्रूफ आएगा जो मेन सेक्शन है, जिसके ऊपर हमें सोचना है। ठीक है, प्रॉपर्ली हमें दो चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन कैसे सोचते हैं और प्रूफ कैसे करते हैं ज्योमेट्री को। चलो, तो यहाँ पे तो प्रूविंग नहीं है, यहाँ पे तो कोई ना कोई वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको ax डिवाइडेड बाई ab निकालने के लिए बोला गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो फिगर 1 पे लाइन सेगमेंट xy जो है ना वो इस साइड AC के पैरेलल है। अगर ये इस साइड के पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा वो कहीं ना कहीं इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और ये एंगल जो होगा वो भी कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाएगा। तो भाई सिमिलरिटी में क्या बोल सकता हूं, BXY ट्राइंगल BXY जो होगा, ये जो होगा वो ट्राइंगल BAC के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो आप डायरेक्टली एरिया वाला थ्योरम जो थोड़ी देर पहले हमने सीख रखा है उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एरिया वाला थ्योरम कहां पे लगता है, सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर ही तो लगता है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं ना कि इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। और कोरिस्पोंडिंग साइड हम कौन सा लेंगे, जिस चीज का हमें जरूरत है, ax बाई ab निकालना है ना, तो यही वाला लेंगे। by बाई cy लेकर के कोई फायदा नहीं है। तो कोरिस्पोंडिंग साइड bxy का क्या हो जाएगा, bx, और bac का हो जाएगा ba, इसका होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अभी आपको बोला है ये xy लाइन जो है वो पूरे ट्रायंगल को दो आधा आधा इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रखा है, एरिया इक्वल है, समझ में आ रहा है ना, बोल रखा है ना यहाँ पे, देखो ना, डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। मतलब ट्राइंगल BXY का जो एरिया होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BXY जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC का इक्वल हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये आपके पास गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा आपके पास, समझ में आ रहा है ना। तो ये ट्राइंगल BXY का जो एरिया है उसको आप हाफ ऑफ ट्राइंगल BAC लिख दोगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC कैंसिल होकर के यहाँ पे कहीं ना कहीं हाफ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका BX बाई BA होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। तो BX बाई BA ऑब्वियसली हो जाएगा आपका 1/√2, माइनस तो आप कंसीडर करोगे नहीं क्योंकि लेंथ का रेशियो है। अभी आपको सिंपल सा निकालना है, AX बाई AB निकालना है, तो AX बाई AB को तो रहना होगा, बस BX को क्या कर देंगे, AB माइनस AX लिख देंगे, काम खत्म। अभी रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो, आराम से सॉल्व होकर के आपके पास आपका AX बाई AB जो रेशियो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए था। अगर आप समझ गए कहानी तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को वापस देख लो, देख करके प्रॉपर्ली एक बार समझने का प्रयास करो तो समझ जाओगे। फिर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे फोन करो, फोन करके पूछ लो, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनमें क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो चलो देखते उधर देखते चलो। इन फिगर टू मतलब ये वाला फिगर की बात कर रहा है। फिगर 2 ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स, ABC and DBC are two triangles on the same side base BC। इसी BC के ऊपर दो ट्राइंगल्स बना हुआ है ABC and BDC, समझ में आ रहा है। If AD intersects BC at O, show that area ratio of the area is equal to AO by DO पूछ रहा है। तो अगर दोनों का एरिया का रेशियो हमें पूछ रहा है तो वही चीज आप सोचो ना एक बार, एरिया का थ्योरम आपने कैसे प्रूफ किए थे, आपको एरिया का थ्योरम प्रूफ करने के वक्त यही सोचे थे ना कि एरिया का जरूरत है मतलब हाइट का जरूरत होगा। तो यहाँ पे भी तो दोनों का रेशियो का निकालना, एरिया का तो हाइट का जरूरत होगा या नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, ऑब्वियसली दो हाइट बनाओगे, वही तो करोगे ना। ABC और BCD दोनों में क्या करोगे, दो हाइट बनाओगे, इसको आप M मान लो और इसको आप M पॉइंट मान लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC जो है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू BC इंटू AM डिवाइडेड बाई, अगर नीचे देखो तो हाफ इंटू BC इंटू DN, हाफ इंटू BC इंटू DN के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा और ये AM डिवाइडेड बाई DN के इक्वल हो जाएगा। अभी कहीं ना कहीं हमें अल्टीमेटली ये प्रूफ कर देना है कि AM बाई DN जो है वो आपका AO बाई DO के इक्वल है। अगर AM बाई DN AO बाई DO के इक्वल हो जाता है तो कहीं ना कहीं एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल जो है वो किसके प्रूफ हो जाएगा, वो AO बाई DO के इक्वल हो जाएगा। अभी अगर आपको AM बाई DN और AO बाई DO इक्वल दिखाना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करोगे। अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप कंसीडर करते हो तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो ना
फ्रॉम ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO आपको क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा आपको, आप क्लियरली देख सकते हो कि एंगल AMO और एंगल DNO जो है वो 90 के इक्वल है। समझ में आ रहा है, वो दोनों 90 के इक्वल है, समझ आ रहा है ना। और ये वर्टिकल एंगल है सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, दैट इज एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON, वो तो आराम से हो जाएगा। तो बाई AA सिमिलरिटी आप आराम से बोल सकते हो ना कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, दैट इज AM बाई क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। और वही चीज किसके इक्वल होगा, AO बाई DO, देख रहे हो ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AO बाई DO। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से कहीं ना कहीं अपन ये बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ BDC किसके इक्वल हो जाएगा, AO बाई DO के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इसी प्रकार से प्रॉपरली एक थॉट डेवलप करना है आपको और उसी के आधारित सारे क्वेश्चन को एक के बाद एक धराधर सॉल्व करते जाओगे। अगर बार बार आप अपना सोचने का तरीका को बदलते जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेन कर दो, इस प्रकार से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का क्वेश्चन का कोई कमी नहीं होगा क्योंकि शीट आना अभी भी बाकी है। टेस्ट में शीट का कुछ भी नहीं आएगा, बट टेस्ट के बाद आप शीट सॉल्व करोगे। काफी हैवी क्वेश्चन है ट्रायंगल का शीट में, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया अभी। तो बाद में जाकर के आप प्रॉपर्ली जब करोगे तो आपको आराम से पता चलेगा कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप जब करोगे तो आराम से उसके बाद देखो, क्वेश्चन करने से सिर्फ सेलेक्ट नहीं हो जाओगे आप या फिर अच्छा किसी भी अच्छे एग्जाम्स में कुछ नहीं, वो माइंड मैप तैयार करके रखना होगा कि सर ने क्या क्या सिखाया। सर ने ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी सिखाया, सर ने ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी सिखाया, सर ने ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी का एप्लीकेशन सिखाया और क्या सिखाया पाइथागोरस, वो भी सिमिलरिटी का एप्लीकेशन ही है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ट्राइंगल्स का ज्योमेट्री कहीं पे भी देखे तो दो ही चीज है, एक तो कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा सिमिलरिटी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का एक माइंड मैप बना करके रख देना अपने दिमाग में, पांचों कॉन्ग्रुएंसी किस प्रकार से, और इनइक्वालिटी वाला एक पोर्शन है। ठीक है, तो सारी चीज का अलग अलग माइंड मैप बना करके रख देना। समझ में आ रहा है ना। एरिया का एरिया रिलेटेड सिमिलरिटी कभी भी कुछ प्रूफ करने आए तो सोच लेना, अगर प्रूफ करने पूछ रहा है वो लोग तो हाइट जो है वो सबसे पहला काम बन जाता है कंस्ट्रक्शन का। समझ में आ रहा है ना। हाइट अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आधा ज्योमेट्री वहीं पे सॉल्व। समझ में आ रहा है। तो एरिया का कंस्ट्रक्शन सोचना काफी इजी है। 99% एरिया का कंस्ट्रक्शन वहीं से हो जाता है कि आप हाइट ड्रॉ कर दो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उस प्रकार से अपना थॉट जो उसको डेवलप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। सिर्फ शीट कर लेना से या फिर बुक कर लेने से या फिर मेरे लेक्चर देख लेने से काम नहीं होगा। अच्छा बच्चा वही होता है जो सब कुछ करने के बाद खुद के लिए एक माइंड मैप तैयार करके रखता है। ये आज जो आप ट्राइंगल्स के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, क्या दोबारा अपनी जिंदगी में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या इसका ये गारंटी है कि अगर आज आपने इतना मेहनत कर दी है तो सारी जिंदगी आपको याद रहेगा? सारी जिंदगी रखने की जरूरत नहीं है। एक आध साल भी याद, एक आध साल तो बहुत दूर की बात, 3 महीना भी याद नहीं रख पाओगे आप सारी चीज। तो आपको करना क्या है कि आप 3 महीना अगर याद नहीं रख पाएंगे तो क्या करेंगे? क्या वापस रिवीजन कर सकते हो? इतना कुछ वापस 100 सवाल शीट का सॉल्व कर सकते हो? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो वो चीज अगर आप किसी भी शीट को सॉल्व कर रहे हो, किसी भी चैप्टर को इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ रहे हो, हम लोग हर एक चैप्टर को इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आप इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ रहे हो तो आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम टीचर नहीं कर सकता है दोस्त, ये टीचर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज जो है ना वो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। वो चीज स्टूडेंट को ही करना होता है। आपको पूरा बुक, नोट्स, शीट, सारे लेक्चर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप एक दिन बैठोगे प्रॉपरली, 10 महीना बाद जाकर के नहीं, जिस दिन ट्रायंगल खत्म हो आपका शीट वेट सब कुछ करना, उसी दिन आप बैठोगे और प्रॉपर एक मैप बनाओगे कि ट्रायंगल्स के चैप्टर में हमें क्या चीज सीखने को मिला और कैसे कैसे उस चीज को सोचना है। मतलब रिवीजन, अगर आपके पास 100% कंटेंट है ट्रायंगल चैप्टर के लिए तो उसको 20% में कन्वर्ट करके एक माइंड मैप बना के रखोगे शॉर्ट नोट, जिसको आप आगे रिवीजन के लिए यूज करोगे। क्योंकि आगे रिवीजन के लिए वो 100% कंटेंट आप वापस कभी भी रिवाइज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। तो अगर नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगा? याद रखने का तरीका वो है कि अगर आप चैप्टर खत्म होने के बाद वो मेहनत नहीं किए तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर खत्म करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। गारंटेड, लिख के रख दो, आज लिख के रख दो। जितने भी बच्चे आप ऐसे सोच रहे हो ना कि सर हमने तो शीट जो है वो कंप्लीट कर ली, बुक भी कंप्लीट कर ली, सब कुछ कंप्लीट, वो आपका उस वक्त कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं आपको हर एक मोमेंट में वो चीज याद दिलाता रहूंगा कि आपने मेरे बात नहीं माने, आपने रिवीजन के लिए अपना टूल तैयार करके नहीं रखे, इसीलिए आज आप फंस रहे हो। अदरवाइज जितना चीज आपने कर रखे हो इंस्टीट्यूट में, जितना मेहनत आपने कर रखे हो, सिलेक्ट होना आपको बनता ही था। अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, बस
एक गलती आपका रहेगा जो आप अभी करने वाले हो, जिसको मैं रोकने के लिए आपको बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अगर शीट का 100 क्वेश्चन करते हो तो वो 100 क्वेश्चन कभी भी वापस जाकर के जिंदगी में आप देख भी नहीं पाओगे, सवाल देख ही नहीं पाओगे, सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो 100 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो आपने एक आइटम में बना दी, और 40 क्वेश्चन ऐसे होगा कि जो आपने शायद 5-10 मिनट, 15 मिनट बाद, 20 मिनट, या फिर आप शायद नहीं बना पाए। तो उन 40 क्वेश्चन को स्टार्ट करके रखना है और रिवीजन के टाइम वही 40 क्वेश्चन को करना है। समझ में आ रहा है ना? जो 40 पहले अटेम्प्ट में ही बन गया तो उसको करके क्या करोगे? वो 40 करो जो आप बना नहीं पाए थे, वो होता है रिवीजन। एक थियरी का मैप बनाओ, उस प्रकार के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसका मैप बनाओ, बना करके रखो। चैप्टर खत्म करना खत्म नहीं होता है, बच्चा आगे वही जाता है जो इस प्रकार के माइंड मैप करके रखता है। तैयारी उसी को बोलते हैं, तैयारी जंग का तैयारी होता है। ठीक है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है कि कुछ भी कर दिया, खत्म हो गया, काम निपट गया, बस अभी बैठे रहना आराम से, है ना? चैप्टर खत्म करना इस प्रकार से बोलते हैं, चैप्टर खत्म। जब आपका वो काम होगा ना, जब आपके पास वो माइंड मैप तैयार रहेगा, है ना, वो रिटन फॉर्मेट में जब आपके पास शॉर्ट नोट तैयार होगा ना, कि जिसको देखने के बाद ही ट्राइंगल का एक एक कोने का एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी आपका दिमाग में क्लिक हो जाएगा। वो 20% कंटेंट देख करके इस प्रकार से, वो 20% कंटेंट हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना? कोई 20% से काम नहीं चला पाएगा, उसको 35% बनाना पड़ेगा। बट इस प्रकार से बनाना है तो कि वो 35% रिवाइज करने के बाद पूरा 100% ट्राइंगल जो है वो रिवाइज हो जाए। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से चीजें बनाना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। और उसके बिना सेलेक्ट नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आपके पास भगवान इतना समय नहीं दिए कि वही 100 सवाल हर चैप्टर में बार बार आप करो। इम्पॉसिबल है, कैसे करोगे? सवाल देख ही नहीं पाओगे, करना तो बहुत दूर की बात है, कहां से करोगे? ठीक है, तो ये काम अगर आपका अधूरा रह गया तो इसको करो। जितने चैप्टर कर रहे हो अच्छे से करो। जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर अगर करोगे, मेरा बात मानोगे तो हो ही जाएगा सब कुछ। अगर कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, बट जितने कर रहे हो अच्छे से करो भाई, ठीक है? उसको बिगाड़ो मत। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है D, E, F are respectively the midpoints of sides AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. चलो, DEF are respectively the midpoints of the sides A, B, C. चलो, तो ये एक फेमस थ्योरम की तरह ही ट्रीट किया जाता है इसको। अब ध्यान से इसको याद रखना, इस रिजल्ट को, है ना? अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाता हूं, वो उसका एरिया जो है वो 1/4 हो जाता है। ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई, और ये हो गया आपका एफ। तो डी ई एफ, ये ए बी सी हो गया। चलो ठीक है, तो ये एबीसी हो गया और ये डी ई एफ हो गया। ठीक बात है। चलो, तो डी ई एफ रेस्पेक्टिवली आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी बी सी एंड सी ए, है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। एरिया निकालना है ना। चलो, तो इसका एरिया निकालना है एबीसी के साथ, पूरा पूरा ट्रायंगल के साथ। ठीक बात है, अच्छी बात है। एक चीज सबसे पहले, बी और एफ अगर इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है, मेरे बात सुनना पहले। अच्छा चल, डी और ई लेके करते हैं, फिर ई एफ करेंगे, फिर डी एफ करेंगे। डी और ई इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ज्वाइनिंग टू साइड्स, दो साइड का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करता हूं तो वो होता क्या, बोल क्या होता है भाई? वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, और थर्ड साइड का क्या होता है, हाफ होता है, लेंथ का हाफ होता है। ठीक बात है, ये आ गया आपके पास। अभी जरा ध्यान से देखो, अगर ये लेंथ और ये लेंथ पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एंगल BDE इज सिमिलर टू एंगल BAC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है? अगर ये सिमिलर हो गया तो डायरेक्टली यहां पे क्या लगाओगे, एरिया का थ्योरम लगाओगे। सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा के कोई फायदा नहीं होगा, एरिया लगाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD, जब भी देखोगे एरिया आगे क्वेश्चन में, तो और ट्राइंगल सिमिलर है तो आप एरिया वाला थ्योरम लगाओगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BAC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा
उसको मैं डीई बाई एसी लिख रहा हूं, क्योंकि इसका डाटा मुझे पता है ना, मुझे बीडी बाई बीए या फिर बीई बाई बीसी लिख के कोई फायदा नहीं होने वाला है यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये लिखा इसका स्क्वायर बेसिकली। तो डी को अगर हाफ एसी लिख दूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा ना, बोल समझ में आ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई जो होगा वो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएसी आ गया। मतलब इस चीज का एरिया जो है वो पूरे का 1/4 है। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ना इन दोनों को लेके कि ये भी इस पूरे का 1/4 है, वो सिमिलरली लिख दोगे तो ही हो जाएगा, और ये भी पूरे का 1/4 है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी आप ये बोलो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया माइनस इन तीनों का एरिया, -3 टाइम्स ऑफ इन तीनों का एरिया तो इक्वल है ना, तो -3 टाइम्स ऑफ एक का एरिया कर देता हूं। समझ में आ रहा है। और इस एक का एरिया कितना है, इस एक का एरिया का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ द ट्राइंगल एबीसी का एरिया। तो 1 - 3/4 कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझ में आ रहा है। तो इसको डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ जो हुआ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो हुआ वो कितना हो गया, वो 1/4 हो गया कहीं ना कहीं। दैट इज डीईएफ और एबीसी का जो एरिया का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये एक फेमस रिजल्ट है, आप याद रखना, मिड पॉइंट्स, तीनों साइड का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो उसका जो एरिया होगा वो 1/4 ऑफ द टोटल ट्राइंगल होता है। समझ में आ रहा है ना। बेसिकली इन चारों ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसी हिसाब से आप देख सकते हो किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो पूरा ट्राइंगल का 1/4 के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, ठीक बात है। चलो आगे सोचते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो देखो भाई, प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पोंडिंग मीडियंस। वो थ्योरम वाला याद है ना, कोरिस्पोंडिंग साइड किए थे, अभी क्या करना है आपको, कोरिस्पोंडिंग मीडियन करना है। तो दो सिमिलर ट्राइंगल मानना पड़ेगा, एबीसी और दूसरा मान लेते हैं PQR। ठीक बात है। यहां से मीडियन बना देते हैं, ये तो मीडियन लग नहीं रहा है, ये हो जाएगा मीडियन, है ना, AD। चलो और इधर से बना लेते एक और PE बना देते। चलो सही है। तो आपको पूछा है प्रूव दैट द रेशियोज ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग मीडियंस। आपको पहले से ही दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर। समझ में आ रहा है। अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर है तो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो और कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, वो तो आपको पता है ही। एक और चीज आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो होगा वो क्या हो जाएगा। आपको आज एक और चीज पता चला है ना एरिया के बारे में। चलो सिमिलरिटी का पहले 2 कंडीशन था, अभी आपके पास एक और तीसरा कंडीशन आ गया जो मैं अभी लिख रहा हूं। ये एक और आपको पता है, ठीक बात है। चलो आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, AD बाई PE के इक्वल है। ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द रेशियो दैट इज AD बाई PE होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक बात है। चलो तो AD बाई PE चाहिए अगर आपको, तो आपको इन दोनों ट्राइंगल में फोकस करना होगा। इन दोनों ट्राइंगल में आप कैसे फोकस करोगे बोलो, आप ऐसे फोकस कर सकते हो कि आप जानते हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मतलब क्या कि AB बाई BC इज इक्वल टू, सॉरी AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ BC बाई QR हो जाएगा। और D तो AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों लाइन इक्वल होगा। तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC को मैं ट्वाइस BD बाई ट्वाइस QE लिख सकता हूँ ना। तो ये 2 कैंसिल, तो ये BD बाई QE के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BG बाई QE हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और ये इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये देखो कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो और एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो कहीं ना कहीं अपन ये बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल ABB जो है वो ट्राइंगल PQE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वो ट्राइंगल PQE के क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वल क्या बोल रहा हूं, सिमिलर हो जाएगा। भाई कौन सा क्राइटेरिया, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है। अगर इस क्राइटेरिया को आप बोल रहे हो कि ये दोनों सिमिलर है इस क्राइटेरिया से,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाई पी क्यू जो होगा, ए बी बाई पी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी बाई पी के इक्वल हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल टू बी डी बाई क्यू ही होगा, बट उसका हमें कोई जरूरत नहीं। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी बोल सकते हैं ना। फ्रॉम दिस आप ये चीज स्टेट कर सकते हो, और वही ए बी बाई पी क्यू का वैल्यू आप यहां पे डाल दो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए डी बाई पी का होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। और वही आपको कहीं ना कहीं प्रूफ करने बोला है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग मीडियंस, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग मीडियंस। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और कुछ इसी प्रकार से ये भी चीज जो है वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन है वो पाइथागोरस बेस पे देखो, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। चलो ध्यान से देखो, बोल रहा है BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, ठीक है। तो BL हो गया मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ये मान लेते BL, और CM ये मान लेते CM, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। तो आपको ये रिलेशन जो है वो प्रूफ करना है। तो बेसिकली मैं बार बार बोल रहा हूं, इस प्रकार के रिलेशन, स्क्वायर वाली इस प्रकार के रिलेशन, ये देखो इधर वाले रिलेशन, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार के रिलेशन जब भी आपको दिखेगा, मैं बार बार एक चीज आपको याद दिला रहा हूं, ये एक ट्रिक के तरह आप मान लो कि जब भी आपको ऐसे स्क्वायर वाले रिलेशन मिलेगा, या फिर जब भी आपको किसी राइट एंगल ट्राइंगल पे कुछ प्रूफ करने के लिए बोलेगा, आप समझ जाना क्वेश्चन 200% पाइथागोरस से ही सॉल्व होगा, क्वेश्चन 200% पाइथागोरस से ही सॉल्व होगा। मैं बार बार ये चीज बोल के दे रहा हूं, जब भी ऐसे स्क्वायर साइड का स्क्वायर कहीं पे भी आपको दिख जाएगा, और जो है आपको राइट एंगल का चीज जो दिख रहा है, अगर ये दिख रहा है जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है, बट राइट एंगल दिख जाएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो या तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज दिख गया, आप सबसे पहला ट्राई मारोगे किससे, पाइथागोरस से। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिख जाता है तब तो सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली किससे सोचना है, पाइथागोरस से सोचना है। 99.9% आपका क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे बस हम यही चीज ढूंढेंगे कि परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल कितने जनरेट हुए। ये देख, ये राइट एंगल था पहले से, अगर ये मीडियन है तो ये BLA एक राइट एंगल जनरेट हो गया, और एक CMA एक और राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हो गया। तो अगर मैं CMA इस रिलेशन पे पाइथागोरस लगाऊं तो क्या मिलेगा, CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और अगर मैं BLA इसमें अगर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो कहीं ना कहीं CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AM स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर है, तो ये AM स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस AC स्क्वायर है, प्लस AL स्क्वायर है, प्लस AB स्क्वायर है। अब इस AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 AB स्क्वायर, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, CM मीडियन है ना, तो M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो AM का वैल्यू हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, प्लस AC स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर जो है, AL स्क्वायर वो क्या होगा, 1/4 AC स्क्वायर होगा प्लस AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से जो आंसर है वो एलसीएम होकर के 5/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। 4 को उधर भेज दो, आपका चीज जो है वो प्रूफ होकर के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 into this is equal to 5 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से आप प्रूफ कर लोगे। समझ में आया ना, एकदम सिंपल प्रूफ होते ही ये सारे के सारे थ्योरम जो है, सारे क्वेश्चन जो है वो आपका पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व हो जाएगा। जहां पे भी आपको साइड का स्क्वायर दिखे और परपेंडिकुलर का कोई कांसेप्ट दिखे, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई भी कांसेप्ट दिखे, डायरेक्टली आप क्या सोचोगे, पाइथागोरस के बारे में सोचोगे। चलो हो गया, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखोगे जो भी चीज यूज करोगे, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, है ना। अच्छे से गिवन इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। टू प्रूफ क्या है, फिर आप प्रूफ वाले सेक्शन में करोगे। सारे ज्योमेट्री को आपको इसी प्रकार से करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लास शुरू होने के बाद सबका कॉपी चेक करूंगा, अगर नहीं मिला ना बहुत पीटेंगे, पकड़ पकड़ के याद रखेगा, ठीक है। चलो, O is any point, अगला क्वेश्चन देखते हैं। O is any point inside rectangle ABCD,
ठीक है। इनसाइड ए रेक्टेंगल एबीसीडी, वैसे कि ये चीज नहीं है, बुक में डायग्राम वही बना हुआ था, ये उसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये डायग्राम में नहीं है। ओ इज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल एबीसीडी, प्रूव दैट ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। एक रेक्टेंगल के अंदर ओ कोई भी एक पॉइंट है तो आपको प्रूव करना है ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। ये देख एक रेक्टेंगल है, ध्यान से सोचना, मैं जैसे जैसे सोचता हूँ सोचने का कोशिश करना, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होने से ही समझ गए कि चारों 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री, तो पाइथागोरस का खुशबू मिल गया आपको। चलो ओ अंदर का कोई भी एक पॉइंट है, ये है आपका एबीसीडी, तो आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर के इक्वल है। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो अगर आप 90 डिग्री सोचते हो इस चीज को, तब जरा ध्यान से देखो एक चीज कि अपन जो है वो ओ ए स्क्वायर प्लस हमें ओसी स्क्वायर चाहिए, ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर चाहिए, ये बात है। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे मुझे 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर 4 राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो कहीं ना कहीं मेरे को ओ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सही बात है ना, ओ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर ओ मतलब देखो ना, आप एबीसी में अगर लगा देते हो तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इसी स्क्वायर आएगा, बट ओ तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, बट आपको रिलेशन जो प्रूव करना है उसमें तो ओ चाहिए, ठीक है। तो अगर ओ लाना है तो आप दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन करो यहाँ पे, है ना। अगर आपको सीधा सीधा उस रिलेशन को प्रूव करने के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत है वो अगर नहीं मिल रहा है तो उसको बना दो ना, क्या इश्यू है। तो बनाओगे कैसे, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन खींचो और इसके पैरेलल एक लाइन खींचो। ये सारे के सारे किसके पैरेलल है, एबी के पैरेलल है ना, ये सारे के सारे, समझ में आ रहा है ना। अगर ये पैरेलल है, अगर आप कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हो कि ओपी इज पैरेलल टू एबी एंड ओक्यू इज पैरेलल टू एबी, तो क्या हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये भी एक और क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया ना। बस अब आप थ्योरम लगा सकते हो आराम से, अब आप थ्योरम लगा सकते हो। बोले कैसे सर, दिखाते कैसे, जैसे कि अपन ये कर सकते हैं ना, सबसे पहले इस ट्रायंगल पे देख, अगर ये चीज इसके पैरेलल है और ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक बात है। इस ट्रायंगल पे लगाते पाइथागोरस, तो ओ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, सही बात है। इधर ओपीडी में लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर सॉरी ओडी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इक्वल ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। फिर ओक्यूबी में क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीक्यू स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, और ओक्यूसी में क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर प्लस सीक्यू स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्रूफ करना है ना, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 1 2 3 4 लिख देना, 2 + 3 लिख के आप क्या निकालोगे, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आएगा, ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर, बीक्यू किधर है भाई, हाँ बीक्यू स्क्वायर, बीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, ओपी स्क्वायर प्लस, यहां से हमें निकालना क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर निकालना है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर निकालना है। हाँ हाँ हो गया ना, ओक्यू ओपी स्क्वायर तो है और इधर का ओक्यू स्क्वायर भी है, और एपी स्क्वायर चाहिए और सीक्यू स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे है बीक्यू स्क्वायर और पीडी स्क्वायर। तो बीक्यू किसके इक्वल होगा, हाँ बीक्यू तो एपी के इक्वल होगा ना, बराबर, बीक्यू किसके इक्वल होगा, एपी के इक्वल होगा, बिकॉज ये लेंथ इसके इक्वल अगर है तो ये लेंथ भी तो इसके इक्वल होगा ना, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये मिड पॉइंट होगा, ये दोनों लेंथ इक्वल होगा ना भाई, और ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा, तो ये BQ और AP इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना, कॉन्ग्रुएंट किस लिहाज से, अगर पता नहीं चल रहा है तो देख लो, आराम से देख सकते हो। ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, ये लेंथ किसके इक्वल होगा,
सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक बात है। अगर मैं और अगर ध्यान से देखूं तो ओ क्यू स्क्वायर, हाँ एक तो हो गया आपका बी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल, ए पी स्क्वायर के इक्वल हो गया, बी क्यू स्क्वायर हो गया ए पी स्क्वायर के इक्वल, और दूसरा हो गया आपका पी डी स्क्वायर हो जाएगा, पी डी स्क्वायर पी डी किधर भाई, पी डी स्क्वायर हो जाएगा सी क्यू स्क्वायर के इक्वल, सी क्यू स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ गया आपका किसका इक्वल, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के इक्वल, ये हो गया प्रूफ। बट अभी मेरे को बस एक चीज दिखाना बाकी रह गया कि सर आपने ये चीज लिखे कैसे, बोले तो इस चीज को इसके इक्वल आपने कैसे लिख दिए। तो देख थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज किया था ना कि ये दोनों ट्राइंगल जो, ये दोनों चीज जो है इन दोनों को रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया था, बिकॉज मैंने यहाँ से पैरेलल खींचा था इस लाइन की और यहाँ से भी इस लाइन के पैरेलल खींचा। तो अगर ये ऑपोजिट पैरेलल है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गया और ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल का तो ऑपोजिट साइड इक्वल होता है ना, इधर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट आप ब्रैकेट में चिपका देना, सिंस ABQP is a rectangle, therefore BQ is equal to AP, and as PQCD is also a rectangle, therefore QC is equal to DP। या तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो या तो आप पहले ही इस चीज को तैयार करके रख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे नंबरिंग करके, फिर ब्रैकेट में आप फ्रॉम 1 and 2 दे देना, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप इस चीज को आराम से प्रूफ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे सोचते और अगले थ्योरम पे ध्यान देते हैं, थ्योरम नहीं सॉरी क्वेश्चंस पे। चलिए चलिए PQR is a triangle, right angle at P, अच्छा right angle at P, PQR is a triangle right angle at P, and M is a point on QR, M is a point on QR such that PM perpendicular to QR, such that PM perpendicular to QR, show that PM square is equal to QM into MR, PM square is equal to QM into MR, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। तो PM square is equal to QM into MR अगर प्रूफ करना है तो क्या करोगे आप, कैसे करोगे। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको मिल चुका है ना। इन दोनों पे अगर आप पाइथागोरस लगा सकते हो तो लगा दो, क्या आ जाएगा PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, PQ स्क्वायर के इक्वल आएगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मिलेगा, PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, PR स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो PM स्क्वायर का वैल्यू जो है वो अपन क्या लाएंगे यहाँ से, वही देखने का चीज है। PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस QM स्क्वायर। बेसिकली अपन ये भी बोल सकते हैं ना, यहां से डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। देखो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR प्रूफ करना, मतलब कहीं ना कहीं PM बाई QM प्रूफ करना और MR बाई PM प्रूफ करना, ठीक है। तो PM बाई MR इज इक्वल टू, सॉरी PM बाई QM इज इक्वल टू MR बाई PM। एक चीज तो आपको पता है कि ये ट्राइंगल पूरे वाले बड़े वाले ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। सिमिलर बोल सकते हैं ना भाई, इन दोनों को बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल जैसे PMQ, सिमिलरिटी पे सोचते शायद आ जाएगा, ये सिमिलरिटी पे सोचते शायद आ जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्टली ना लगा के पाइथागोरस का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उस चीज पे अगर अपन सोचते हैं तो शायद ये आ जाएगा। जैसे सोचते हैं कि ट्राइंगल PMQ वो सिमिलर हो जाएगा किसका, ट्राइंगल PMR के, और वही चीज सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। समझ में आ रहा है मेरे बात। चलो तो यहां से अपन क्या सोच पाएंगे कि PM बाई, इन इस रिलेशन से क्या सोच पाएंगे कि PM बाई PM वो तो 1 हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे चाहिए PM बाई QM चाहिए, PM बाई QM चाहिए ना।
मुश्किल हो जाएगा यार। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पाइथागोरस से भी आ जाना चाहिए था। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर चाहिए ना। तो पी एम स्क्वायर का वैल्यू पाइथागोरस पे एक बार फाइनली सोच लेता हूँ। रुको, सोच के अगर नहीं आता है तो हो जाएगा। देख दूसरा कुछ देखेंगे। पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, इधर पी आर स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर के इक्वल। और इधर क्यू आर स्क्वायर के वैल्यू मिल जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल। समझ आ रहा है मेरी बात? चलो, तो पी आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं यहां से भाई? पी आर स्क्वायर को, पी आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। ये कितना आ जाएगा 2 पी एम स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू भी यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और प्लस क्यू एम स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आर एम स्क्वायर। तो क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाना चाहिए। तो ये 2 पी एम स्क्वायर है। अभी क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर जो है उसको मैं क्यू एम प्लस आर एम होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम इंटू आर एम लिख सकता हूं ना भाई? देख, समझ में आ रहा है? और क्यू एम प्लस आर एम क्या हो जाएगा? क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। लो, हो गया। तो 2 पी एम स्क्वायर हो जाएगा 2 क्यू एम इंटू आर एम। तो 2 अगर कैंसिल कर देता हूं तो पी एम स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल? क्यू एम इंटू आर एम के इक्वल हो जाएगा। दैट इज पी एम स्क्वायर जो होगा वो क्यू एम इंटू आर एम के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ इसी प्रकार से ये कहानी जो है आराम आराम से प्रूफ हो गया। चलो आगे देखते हैं। Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus, sum of the squares of the sides of a rhombus, sum of the squares, the sides of a rhombus, rhombus है तो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, सॉरी परपेंडिकुलर होता है ईच अदर, आप जानते हो अच्छे से। तो ये ए बी सी डी हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals, sum of the squares of its diagonals। दैट इज आपको प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल। कुछ मत करो, ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इन चारों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। जितना राइट एंगल ट्राइंगल में इतना मिलता है उन सभी में पाइथागोरस लगाओ, सारे ज्योमेट्री पाइथागोरस के प्रूफ हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना? राइट एंगल ट्राइंगल रिलेटेड जितने भी ज्योमेट्री है सारे के सारे पाइथागोरस पे बेस्ड होते हैं। अब डायरेक्टली इन चारों पे क्या करो, पाइथागोरस लगा दो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चारों पे पाइथागोरस लगा करके आप क्या कर देना, सबको जोड़ देना, आराम से जो है पूरा पूरा कहानी जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है, बिकॉज ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी स्क्वायर का वैल्यू लिखूं तो वो ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो गया। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? बी सी स्क्वायर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ऐसे ही। और एक और हो जाएगा ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक बात है ना? तो ये सारे के सारे ट्वाइस हो गया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना भाई? चलो ठीक है ना? और रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम होता है ना, तो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये सारे के सारे इक्वल होगा, ये सारे के सारे भी इक्वल हो जाएगा, है ना? तो OA जो है वो OC के इक्वल है, तो इसको OA और OC अगर इक्वल है तो इसको ट्वाइस OA स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, प्लस OB और OD भी इक्वल होता है तो इसको ट्वाइस OB स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ऐसे करो, ट्वाइस OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC स्क्वायर, है ना? और इधर ट्वाइस OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस OD स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ट्वाइस OA स्क्वायर, ठीक है, तो OA को तो मैं लिख सकता हूं ना हाफ ऑफ AC स्क्वायर होल स्क्वायर, और OC को लिख सकता हूं सिमिलरली हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर। तो ये
1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 AC स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और सिमिलरली इधर से आ जाएगा आपका BD स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं प्रूफ होकर के यही निकलेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक बात है। तो कुछ इसी तरीके से आप पूरे कहानी जो है उसको प्रूफ कर सकते हो। और ये सारे किस प्रकार की ज्योमेट्री और कैसे इसको सॉल्व करना है मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन जो है वो कर दिया। अभी और कुछ 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या बोल रहा है। D and E are the points on sides C and CB और respectively और ट्राइंगल ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है जो राइट एंगल बन रहा है एंगल C पे, और कहाँ पे पॉइंट है D and C, CA पे D पॉइंट है, ऑन CB पे E पॉइंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? चलो, तो आपको प्रूफ करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है ना इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। चलो भाई, कितना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? अगर किसी को मैं पूछता हूं तो वो बोलेगा सर DCE एक बना, ACE एक बना, DCB एक बना और ACB एक बना। 4 राइट एंगल ट्रायंगल, चारों पे पाइथागोरस लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुछ मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं। DCE एक राइट एंगल ट्रायंगल, DCB एक और, फिर ACE एक और फिर ACB एक और। इन चारों में 4 बार पाइथागोरस लगा, सिंप्लीफाई कर चारों इक्वेशन को, ये रिलेशन आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। कुछ मत करो, बार बार मैं बोल रहा हूं। जैसे ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बोलता हूं कि परपेंडिकुलर जब भी दिखता है, जब भी परपेंडिकुलर का चीज दिखता है आपको, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में सारे ज्योमेट्री किसी से प्रूफ होता है? 99% ज्योमेट्री पाइथागोरस से ही प्रूफ होते हैं। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली 9th में मैंने बोल रखा था आपको ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड वाले जितने ज्योमेट्री, याद है? ऑर्थो सेंटर और एल्टीट्यूड वाले जितने भी ज्योमेट्री होते हैं वो सब भी किससे प्रूफ होते हैं? वो सबके सब भी पाइथागोरस थ्योरम से ही प्रूफ होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मैं और कर नहीं रहा हूं, आप आसानी से कर सकते हो। बस इन चारों में पाइथागोरस लगा दो, आराम से चीजें जो है वो प्रूफ होकर के आपके हाथ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC, from A on side BC of triangle ABC intersects BC at D। वही triangle, अच्छा ठीक है। The perpendicular from A on side BC intersects BC at point D such that DB is equal to 3 times of CD। तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो 2 परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गया, लगा दो पर पाइथागोरस। तो क्या आ जाएगा? एक में AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपको कहीं ना कहीं 2AB स्क्वायर चाहिए, जो कि AC स्क्वायर माइनस, मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना है तो घूम के देखो ना, इनडायरेक्टली आपको ये प्रूफ करना है ना। इनडायरेक्टली तो आपको ये प्रूफ करना है, मतलब 1 और 2 का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो तो AD कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अभी आंसर जो है वो किसके फॉर्मेट में लाना है? BC के फॉर्मेट में लाना है। तो BD जो है वो कितना हो जाएगा? बोल, BD जो है वो कितना हो जाएगा? अगर मैं ध्यान से देखूं, BD जो है वो अगर 3 टाइम्स ऑफ CD है, मतलब क्या हो जाएगा? दोनों तरफ अगर मैं CD को ऐड कर देता हूं, तो दोनों तरफ अगर CD को ऐड कर देता हूं तो BD प्लस CD हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा 4CD। तो CD का वैल्यू हो जाएगा 1/4 BC, दैट इज 1/16 BC स्क्वायर आएगा। और BD का वैल्यू हो जाएगा, BD का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो CD को आप लिख दो BC माइनस BD, CD को लिख दो आप BC माइनस BD, तो ये आ जाएगा 3BC माइनस 3BD। तो उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4BD इज इक्वल टू 3BC। ठीक है, 4BD इज इक्वल टू 3BC, तो ये 3/4 BC स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/16। तो ये कहीं ना कहीं हाफ BC स्क्वायर के इक्वल होगा, और वही हाफ तुम्हारा अगर उस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल? BC स्क्वायर के इक्वल, दैट इज 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देख मैंने किस तरीके से सुंदर से क्वेश्चन को सोचा है, समझ में आ रहा है ना?
सिंपल सा जो बोला है वो किया, दो पाइथागोरस, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया मुझे, दोनों पे लगा दी पाइथागोरस। अभी मैं सोचा कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ये देखते हैं मुझे इसको याद आ रहा है भाई, ए बी स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इस चीज को उधर लेके भेजो तो ही तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कहानी जो है वो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर करने से ही आ जाएगा, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आराम से आ जाएगा। और BD इज इक्वल टू 3CD जो है इस जगह से BD और BC में, और CD और BC में कैसे रिलेशन निकालना है वो आप अच्छे से जानते हो यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फॉर्मूला। मैंने तो यहाँ पे आपको मैन्युअली करके दिखाया, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर BD बाई CD का वैल्यू अगर 3 है, मतलब D पॉइंट जो है वो 3:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली BD हो जाएगा 3/4 ऑफ BC और CD हो जाएगा 1/4 ऑफ BC। डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन से आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। अदरवाइज आप सिमिलरली मैंने जैसे आपको बताया उस प्रकार से भी कर सकते हो। प्रेफर करूंगा कि ये चीज ना करके, ज्योमेट्री है तो उसी प्रकार से मैन्युअली आप करो। पहले आप ये दोनों रिलेशन जो है वो निकाल करके रख दोगे, ठीक है ना, फिर आप करोगे। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि बुक पढ़ के सब कुछ नहीं होता है जनाब, ठीक है ना। बुक में क्या करेगा, आप कहीं में भी देख लीजिएगा किसी भी बुक में, ठीक है, क्या करेगा, सबसे पहले वो लोग ये सब जो रिलेशन मैंने निकाला ना कि BD और BC में रिलेशन और CD और BC में रिलेशन, वो पहले ही वो लोग निकाल के रख देगा। अभी अगर मान लो किसी बच्चे ने डायरेक्टली जाके बुक में सॉल्यूशन देख लिया तो उसने क्या सोचेगा, वो सोचेगा अच्छा पहले इसमें BD और BC और CD और BC में रिलेशन निकालना पड़ता है तब जाकर के होता है। लेकिन भाई कंसेप्ट को तो समझो कि वो BD और BC और CD और BC में जो रिलेशन निकालना है वो हम पता कब कर रहे हैं, हमें तो पता एकदम आखिरी में जाके पढ़ रहा है ना कि अच्छा BD और CD यहाँ पे आ रहा है, इसको हमें BC में कन्वर्ट करना है, इसीलिए BD को BC और CD को BC में कन्वर्ट करना है। बट सॉल्यूशन जब आप भी जब सॉल्यूशन बनाओगे, बुक राइटर ने तो अपना काम करके दिया, बिल्कुल सही किया, बट एज ए स्टूडेंट जब आप भी अपना आंसर बनाओगे तो एग्जाम में जब आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो सुंदर दिखने के लिए आप भी तो पहले BD और BC और CD और BC में रिलेशन निकाल के दोगे ना। बट वो पता कैसे चलेगा अगर सॉल्यूशन जो है वो देखने के साथ साथ दिमाग उस प्रकार से काम नहीं करता है। तो दिमाग तो इस प्रकार से काम कर रहा है कि पहले पाइथागोरस लगा रहे, डिफरेंस, पाइथागोरस लगाने के बाद यहां से पता चला, इस रिलेशन को देख के मुझे पता चला कि डिफरेंस करना है। डिफरेंस ऐसे सोचा मैंने दिमाग में, तब जाकर के मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यहाँ पे तो BD और CD पे मैं फंस गया, बट आंसर मुझे BC पे जाना है, तो क्यों ना मैं BD से BC और CD से BC में कन्वर्शन कर दूं, क्योंकि मेरे पास ये रिलेशन गिवन था। उस वक्त जाके मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक हुआ। बट अगर सॉल्यूशन आप देखोगे तो पहले ही वो चीज छाप देगा, तो कैसे समझ में आएगा बच्चे को, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि सॉल्यूशन देख करके स्पून फीड मत करो, ये एक टीचर का काम है आपको उस प्रकार से लेकर के जाना, और वही ऐसी चीज एज ए ट्रेनर मेरे को आता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आता मेरे को, इतना भी गणित कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचते, जिस प्रकार से मैंने सोच के हर एक सवाल को कर देता हूं आसानी से, उसी प्रकार से वही चीज जो है वो मेरा काम है कि आपको सिखा के देना, ताकि आप भी उतना ही जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलो आखिरी सवाल देख लेते, उसमें क्या बोल रहा है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, है ना, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अभी अगर D मिड पॉइंट है, आप थोड़ी देर पहले ये चीज पढ़ के आए हो, थोड़ी देर पहले नहीं, शायद नहीं, आपको नहीं पढ़ा है, 9th को पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो आप अच्छे से जानते हो कि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में वही एल्टीट्यूड होता है, वही दुनियादारी सब कुछ होता है, समझ में आ रहा है ना। बट अगर आप नहीं जानते हो, कुछ नहीं, आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हो। कैसे बोलो सर, इन दोनों ट्रायंगल को आप कंसीडर कर लो, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लोगे तो ये D तो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्विलैटरल है, इसीलिए AB इक्वल टू AC हो गया। BD इक्वल टू CD किस लिए हुआ आप जानते हो, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। सॉरी D तो मिड पॉइंट नहीं है, D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD, सॉरी गड़बड़ हो गया, D तो मिड पॉइंट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, ठीक बात है ना, और D एक ऐसा पॉइंट है जो 1/3 ऑफ BC कह रहा है ना, 1/3 ऑफ BC, तो 1/3 ऑफ BC मैंने इधर बनाया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका AD, ये क्या हो गया आपका AD हो गया, समझ में आ रहा है ना। सच दैट BC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, मतलब ये D पॉइंट इस B और C को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोल, देख के पता चल रहा है कितने रेशियो में, 2:1 रेशियो में होगा, 2:1 में कर रहा है तभी तो ये 2/3 होगा और ये 1/3 होगा, समझ में आ रहा है ना। चलो, ओहो, BD इज 1/3 ऑफ BC है ना, तो ये इधर आएगा,
क्या फालतू काम कर रहे हो। BD इज 1/3 ऑफ BC, तब तो ये इधर आएगा, ठीक है। अभी आप जानते हो कि पूरा पूरा ज्योमेट्री आपको प्रूफ करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत है, जो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो तुरंत आप क्या कर दोगे, एक एल्टीट्यूड, एक हाइट, एक परपेंडिकुलर खींच दो। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जरूरत होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर का पहचान नहीं है। तो एक परपेंडिकुलर आप खींच दो, M मान लो इसको। तो ये परपेंडिकुलर अगर आ गया तो कहीं ना कहीं आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया। कितना राइट एंगल ट्रायंगल आया सोचो, ये छोटा वाला एक हो जाएगा, ये ABM एक हो जाएगा और ये ACM एक हो जाएगा। तीन राइट एंगल मिल गया, तीनों को सिंप्लीफाई कर दो, कहानी बन जाएगा, ठीक है। बोले कैसे सर, देखते जरा, चल मिल बांट के देखते। छोटे वाले पे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा AD स्क्वायर। समझ में आ रहा है, चलो। फिर उसके बड़ा वाला AMB पे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर के इक्वल होगा। और लास्ट AMC पे अगर लगाएंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है क्या, चलो। तो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें AD को रखना है और AB को रखना है। AD और AB काम का है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब के सब बेकार है, ठीक है। तो बोले कैसे सर करेंगे इस चीज को, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। BM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, बाकी सारे चीज बस अभी इन तीनों रिलेशन को आपको प्रॉपर्ली यूज करना है। और एक और कंडीशन आपके पास पहले से ही है कि BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अभी बस आपका यही काम है कि ये और ये तीनों मिल करके इन चारों इक्वेशन से सॉल्व करके आपको जो है वो ये प्रूव करना है। वो सॉल्व वाला काम इतना कुछ मैंने करके देने के बाद ये सॉल्व वाला काम आप आराम से जो है वो कर सकते हो। करके देख लेना कि इनको एलिमिनेट करने का काम है आपका, वैसे के लिए और कुछ मत करो, है ना। एलिमिनेट कैसे करोगे, पहले से ही तो आप AM और AM को उड़ाना चाहते हो तो सबट्रैक्ट कर दो ना दोनों को, तो AM स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो DM स्क्वायर माइनस कुछ BM स्क्वायर बचेगा, सही बात है। तो इस प्रकार से जो है वो आप सिंप्लीफाई करते जाओ, अपना आप जो है वो पूरा आंसर जो है वो आपके पास मिल जाएगा, सही बात है ना। तो इस चीज को आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, है ना। तो जो मेरे को जितना क्वेश्चन कराना था मैंने तो कर दिया, है ना। अभी आपका ट्रायंगल चैप्टर इसी के साथ साथ पूरा कंप्लीट भी हो रखा है ना। आपका होमवर्क क्या है, एक सवाल कर लेना आप, अगर नहीं होता है तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क है आपका 6.1 से 6.4 तक, 6.3 तक तो उस दिन का ही होमवर्क था, है ना। 6.4 NCERT सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज तो आपको करना है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6.1 से 6.4 तक सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के और एक्सरसाइज के सॉल्व करना है। पहले पूरा वीडियो, तीनों वीडियो देख करके प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है, सारे थ्योरी कॉपी में लिखना है। फिर थ्योरी के बाद मैंने जो क्वेश्चन करा रखा है वो करना है, वो सारे कुछ समझना है, उसमें अगर कोई भी डाउट होता है क्लियर करना है। फिर आपको वो सारे, मैंने तो 50 से 60% डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर ही दिया क्लास में, ठीक है, वीडियो में, है ना। उसके बाद आपका रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन बचता है 6.1 से 6.4 में, चाहे वो एग्जांपल हो, एक्सरसाइज हो, वो सारे क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में ही आपको सजा करके प्रॉपर्ली बिना देखे करना है। और उम्मीद करता हूं कि 100% वो रिमेनिंग एनसीईआरटी के जितना भी क्वेश्चन है 6.4 तक वो आराम से आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो वो एक साथ मेरे को डाउट में पूछोगे कल, तो वो मैं बता दूंगा, है ना। कल, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे, कल आप पूछोगे तो कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 6.4 तक। और उसके बाद आपका होमवर्क जो है वो मेन होमवर्क क्या है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। ट्रायंगल का ऑप्शनल एक्सरसाइज काफी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, उसको आपको प्रॉपर्ली करना है। अगर उसको उस चीज को आप मिस कर रहे हो, क्योंकि शीट में ऑप्शनल का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, याद रखना, ठीक है। शीट में कभी ऑप्शनल का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ऑप्शनल हमें करना ही होगा, ठीक है। उस चीज के साथ कुछ भी उल्टा सीधा आप नहीं कर सकते, ऑप्शनल आपको करना ही होगा। 6.1 से 6.4 ये तो ठीक बात है ना। और 6.5 जो है वो तो आपको करना ही होगा। तो आपका पूरा चैप्टर अप टू 6.5 तक पूरा होमवर्क में रहा। आप वीडियो देखने के बाद, प्रॉपर्ली नोट्स बनाने के बाद वो सारे सॉल्व करोगे, जो भी डाउट है आप मेरे को पूछोगे, अपन जो है आपको सॉल्व करके प्रॉपर्ली चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये कल रात के अंदर, आज वेडनेसडे भी शाम चल रहा है, सॉरी मंगलवार शाम है आज, बुधवार रात के अंदर ये चीज कंप्लीट करना है, बिकॉज थर्सडे को आपका एग्जाम है, आप जानते हो। और सिलेबस जो है आपका यहीं तक आने वाला है, ठीक है ना, यहीं तक आने वाला है। दैट इज चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये 6 चैप्टर रहेगा। बस चैप्टर 1 और चैप्टर 6 जो है रियल नंबर्स और ट्रायंगल, उन दोनों का शीट नहीं रहेगा। और रिवीजन एक्सरसाइज भी आ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली अब अच्छे से पढ़िएगा, यहीं तक आपका सिलेबस खत्म हुआ। अभी अच्छे से एग्जाम दीजिए प्रॉपर्ली पढ़ के, अगर एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, और जो भी डाउट वगैरह होता है वो कल रात के अंदर ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना।
तो आज की लेक्चर जो है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। इसी के साथ साथ प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा अच्छे से और बात को सुनते रहिएगा, ठीक है। अलविदा।